हेलो हेलो ਤੁਹਾਡੇ आधार कार्ड तो मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन हुई है क्योंकि तुसी बजुर्ग हो इसलिए तुहानू पुलिस थाने नहीं बुला रहे बट यस यू आर डिजिटली अरेस्टेड तुहानू असी डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं सो सावधान हो जाओ। नमस्ते सत श्री अकाल आदाब मैं हाँ नितिका महेश्वरी। हर रोज़ बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो बजुर्गों को डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, करोड़ों की ठगी की जा रही है। दसांगे भी थोनों कि हर रोज़ किन्ने मामले सामने आते हैं, नाल ही मॉडस स्प्रेंडी जिहड़ी है वह की है इन्हां आरोपियों की। पर चंडीगढ़ का अज जिक्र किया जाए सैक्टर 33 दे विच मनजीत कौर जी जो बजुर्ग महिला ने उन्हां तो करोड़ों की ठगी की पहला आरोपियों ने, उस तो बाद ये तक मजबूर कर दिता 4 दिन डिजिटल अरेस्ट करने तो बाद कि हुण तुसीं कोठी भी बेच दो। इस मामले दे विच चंडीगढ़ पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, यानी कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले खुद ही अरेस्ट हो गए हैं। हालांकि हले बहुत सारे होर आरोपी जिहड़े ने उन्हां नूं गिरफ्तार करना बाकी है। पर एक एक सिम दे लई तुहानूं भी पता है कि किस तरह तुहानूं डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पैंदे आ, बहुत सारियां फॉर्मैलिटीज़ पूरीआं करनियां पैंदियां ने। इन्हां कोलों 500 सिम कार्ड जिहड़े ने वो भी मिले ने। आखिर इन्ने सिम कार्ड आए कित्थों? नाल ही जे एक डॉक्यूमेंट ते एक सिम कार्ड मिल सकता है, एक दिन च एक सिम कार्ड मिल सकता है, तो फिर इन्ने सिम कार्ड कित्थों आए इस बारे भी पूरी जानकारी देवांगे। नाल ही इहदियां जो तारां ने जो आरोपी जिहड़े आपस दे विच एक दूजे नाल जिहड़े राबता करदे सीगे, इन्हां दियां तारां कंबोडिया दे नाल जुड़िया हुई ने। सो आखिर डिजिटल अरेस्ट करने वाले किस तरह खुद अरेस्ट हो गए इस बारे पूरी जानकारी तुहानूं देवांगे। पर चंडीगढ़ दे विच तुहानूं दस्सी कि सैक्टर 33 दे विच बजुर्ग महिला मनजीत कौर उन्हां नूं 4 दिन दे लई डिजिटल अरेस्ट करके रखिया। 1 करोड़ 1 लाख रुपए की ठगी जिहड़ी ओह कीती गई। नाल ही ये भी दस दिए कि इन्ना मजबूर कर दिता गया इन्हां महिला नूं कि तुसीं अपनी कोठी तक बेच दो। हालांकि पुलिस को जो जानकारी दी गई उस तो बाद करीब 36 लाख रुपए जोड़े ने वो जरूर फ्रीज कर दिए गए हैं। पर तुहानूं असीं लैटर जोड़ा है वो दिखा रहे हैं जो दिखा के मनजीत कौर नूं यह कहा गया कि तुसीं डिजिटल अरेस्ट हो तो नाल ही 1 करोड़ की ठगी जिहड़ी है वो की गई। इस दे नाल ही तुसीं ये भी देखो कि किस तरह पुलिस ने इस केस नूं सुलझाउण दे लई वीडियो रिकॉर्ड जिहड़ा वो कीता है कि किस तरह जो आरोपी ने वो बजुर्ग महिला नूं डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। उस तो बाद ये दिखा रहे हैं कि वो या तो CBI दे जो ने ऑफिसर्स ने या ट्राई दे ऑफिसर्स ने, ते नाल ही उन्होंने कहा जा रहा है कि तुहाडे अकाउंट तो मनी लॉन्ड्रिंग नाल जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन जिहड़ी है वो हुई। उस तो बाद लगातार उन्होंने तो पैसे ठगे गए, एक तो बाद एक अकाउंट की डिटेल जी है वो मंगी गई। हुण तुहानूं असीं सिम बॉक्स जिहड़े वो दिखा रहे हैं, इससे बारे भी जानकारी तुहानूं देवांगे। DSP जो वेंकटेश ने उन्होंने जानकारी भी दी सानूं कि आखिर इस सिम बॉक्स विच किन्ने सिम एक टाइम ते पै सकते हैं, क्योंकि एक एक सिम दे लई तुहानूं बहुत सारियां फॉर्मैलिटीज़ पूरीआं करनियां पैंदियां ने। पर जे इस बॉक्स की गल की जाए तो 500 सिम जिहड़े ने वो इन्हां तो रिकवर होए ने। सो इन्हां बॉक्सिस के कारण करीब $3 अरब का नुकसान जिहड़ा है वो होया है कंपनीज़ नूं। से ये भी जानकारी तुहानूं देवांगे कि आखिर किस तरह एक ही शख्स के डॉक्यूमेंट्स ते कई जो सिम कार्ड इशू करते सी वो किस तरह किए जाते सीगे। तुसीं अक्सर जो शॉप ते जाते होवोगे तुहानूं कई बार शॉपकीपर ये कह देंगे हैं कि तुसीं अपना बायोमैट्रिक भी देता, अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिता, पर वो कहते हैं कि अज ये इशू नहीं हो सकता सिम, तुसीं कल आयो। अक्सर ये तुहाडे नाल भी होया होना। पर तुहानूं पता है कि उस टाइम तक तुहाडे नां दा जो सिम कार्ड है वो इशू हो चुकिया, पर वो तुहानूं नहीं दे रहे। अगले दिन फिर तुहानूं बुलाउंदे ने, तुहानूं उस दिन इशू कर देंदे ने। सो पहले दिन दा जो सिम कार्ड है वो डिजिटल अरेस्ट करने के लिए या फिर साइबर क्राइम के लिए यूज़ किया जाता है। इस बारे जानकारी अज जी है सानू DSP साहब ने भी दी, उन्होंने नाल असीं गलबात भी की सी। पर आखिर डिजिटल अरेस्ट होंदा क्या उस बारे तुहानूं ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दिंदे आ कि आखिर किन्ने तरह के डिजिटल क्राइम जिहड़े ने वो हो रहे हैं, क्योंकि इस तो तुहानूं सावधान रहना जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਪ ਫੇਕ ਸਕੈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ UPI ਫਰਾਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਟਿਕਟ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਔਰ ਰੈਂਟ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੇਕ CBI ਟਰਾਈ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ 33 ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਿਸਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਕ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਫੇਕ RBI ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 39,925 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜੇ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਰੀਬ 91 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਸੀ। 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 60,676 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। 339 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,23,672 ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1935 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਮਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 17,718 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 17,718 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 210 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਰਕਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ SP ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I4C ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ SIM ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7,81,000 SIM ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ IMEI ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰੀਬ 1200 ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ IMEI ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਕੈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇਹ ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ
ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਕੈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। डिजिटल अरेस्ट तो किवें बच सकते हो, इस बारे तुहानूं जानकारी देवांगे। फेक ऑफिसर्स दियां कॉल्स तो सावधान रहो। तुहानूं पता होना चाहिए कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। बहुत सारे तुहानूं कॉल्स आंदे होणगे कि मैं फलाना ऑफिसर बोल रहा। हर किसी ते ट्रस्ट करने की तुहानूं जरूरत नहीं है। तुहानूं पहला यह जानना जरूरी है कि यह शख्स जो मैनूं कॉल कर रहा है यह फेक ऑफिसर तो नहीं है। जे उन्हां दी कॉल तुसीं रिसीव भी कर लैंदे हो, कोशिश करो जल्द तो जल्द वो कॉल नूं तुसीं कट दो। नाल ही तुहानूं दस दी कि जो बैंक ने वो लगातार एडवरटीजमेंट भी दे रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं तुहानूं कि तुसीं किसी नाल भी अपनी बैंक डिटेल साझियां ना करो। वो कदे भी तुहाडे तो तुहाडीआं बैंक डिटेल्स जिहड़े ने ओह नहीं मंगदे, कोई भी बैंक नहीं मंगदा। सो प्रैक्टिस टैक्टिस जिहड़ियां ने ओह की यूज़ कीतियां जांदियां ने उस बारे हुण तुहानूं जानकारी दिंदे हां, क्योंकि ये हर रोज़ जो हो रहा है उस दे लई तुहानूं अवेयर करना जरूरी है। खास तौर ते जो यूथ ये प्रोग्राम देख रहे ने अपने पेरेंट्स को इस बारे ज़रूर जानकारी दो कि तुसी किस तरह डिजिटल अरेस्ट तो बचना है। सो स्कैमर जिहड़ा है जो तुहानूं कॉल करदा हमेशा एमरजेंसी दिखांदा, कहंदे कि बहुत वड्डा फ्रॉड जिहड़ा वो होया है ते बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन तुहाडे अकाउंट तो हुई है, इसलिए तुहानूं एमरजेंसी जिहड़ी है वो दिखाई जाती है कि अर्जेंसी है इस मैटर दी। तुसीं किते ना जाओ, साडे नाल जुड़े रहो। तुहानूं किसी नूं भी कॉल ना करन दे लई कहा जांदा है और नाल ही कहा जाता है कि तुसीं तुरंत वीडियो कॉल जिहड़ा है वो जरूर करो ताकि वो तुहानूं देख के वो तुहानूं हिपनोटाइज कर सकन। जे हिपनोटाइज ना कर सकन तो वो ज़्यादा तो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो तुहानूं कन्विंस कर लें। कभी भी अपनी निजी जानकारी जिहड़ी है उन्हां दे नाल सांझी ना करो। सो कभी भी तुहानूं कोई जे वीडियो कॉल कर रहा है उन्होंने कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन ना दो। जे तुसीं वीडियो कॉल गलती ना चुक भी लिया तो तुसीं कह सकते हो कि आई एम बिजी, हाले मैं कॉल नहीं कर सकती, गल नहीं कर सकती, मैं तुहानूं बाद विच कॉल जिहड़ी है वो करांगा या करांगी। तो उस तो बाद तुसीं पुलिस स्टेशन च या साइबर थाने दे विच इसकी जानकारी जरूर दो। ये भी दस दी कि कोई भी सरकारी जो अधिकारी है वो कदे भी तुहाडे तो व्हाट्सएप या फिर जूम ते वो कदे भी तुहानूं कॉल नहीं करेंगे, वीडियो कॉल ना ही तुहाडे तो कोई जानकारी जिहड़ी है वो इन्हां एप्लीकेशन के जरिए मंगिया जाणगियां। सो जदों भी तुहानूं कोई शक्की गतिविधियां नज़र आउण, तुहानूं लगे कि तुहानूं किस तरह जिहड़ा कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है तो सब तो पहला तुसीं जो हैल्पलाइन नंबर है उससे ज़रूर कॉल करो, क्योंकि तुहानूं उस तक समझ आ जाता है कि आखिर तुहानूं अरेस्ट करने की कोशिश जिहड़ी वो की जा रही है। स्कैम की रिपोर्ट जिहड़ी है वो पुलिस या साइबर क्राइम नूं जरूर जिहड़ी है ब्रांच नूं करो। 1930 नंबर जिहड़ा है उस ते तुसीं कॉल करके जानकारी दे सकते हो। नाल ये भी दस दिए कि जो बजुर्ग ने वो या रिटायर्ड जो लोग ने वो इस स्कैमर्स की पहली पसंद कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि पहला उन्हों का टारगेट होंगे ने, क्योंकि उन्होंने पता है कि डिजिटली दे आर नॉट साउंड, इसलिए वो सब तो पहला उन्होंने टारगेट करते हैं। सो डिजिटल लिटरेसी क्योंकि उन्होंने घट होंगी है, उन्होंने नहीं पता होंगे कि आखिर सानू कॉल आ रहा है किस मकसद के लिए आ रहा है। खास तौर पर जो हाउस वाइफ होंदियां ने वो भी, हालांकि जो चंडीगढ़ के भी मनजीत कौर सी उन्होंने जो हसबैंड ने वो आर्मी ऑफिसर रहे हैं। ये भी दस दी कि डिजिटल सिक्योरिटी बारे भी जिहड़ा है वो नहीं पता होंदा बजुर्गों को। ये कारण भी है कि बजुर्गों को जिहड़ा टारगेट किया जाता है। और सब तो वड्डी गल इंटरनेट पर जो भी तुहानूं मिल रहा है ना, हर चीज़ से भरोसा करने की तुहानूं कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ इंटरनेट के सामने आता है पर तुसी ये डिसाइड करना है कि हाँ सानू किस ते विश्वास करना चाहिए किस ते नहीं। नाल ये दस दिए कि जो स्कैमर ने उन्होंने होंदा है कि जो पेंशन के फंड्स आ रहे हैं या फिर उन्होंने पता है कि ज़्यादा सेविंग्स किहदे कोल ने, सो उन्होंने सब तो पहले टारगेट किया जाता है तो उन्होंने लगता है कि असीं जल्दी तो जल्दी पैसे कमा लवांगे। नाल ही जो साइबर ठगी होंदी है तो तुहानूं की करना चाहिए उस बारे तुहानूं जानकारी दिंदे आ। जो स्कैमर है वो सारी कम्यूनीकेशन जिहड़े बंद कर दो। उन्होंने कॉल आया तुसीं कट दो। जो तुहानूं वीडियो कॉल करने लई कह रहे हैं, जो तुसीं जुड़ भी गए उन्होंने नाल दी नाल डिसकनैक्ट कर दो ताकि तुसीं गलबात का सिलसिला शुरू ही ना करो। नाल ही जे तुहाडी गलबात हो रही है तुहानूं लगता है कि तुसीं इन्ने साउंड हो, तुहानूं समझ आ रहा है कि वो तुहानूं कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तुसीं स्क्रीनशॉट लै सकते हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट जो लोगे तो तुहाडे कोल धोखाधड़ी के सबूत जिहड़े ने वो जरूर होणगे। सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखो। जो भी तुहानूं कह रहे हैं कि तुसीं RBI के इस अकाउंट के विच पैसे पाओ या फिर इस बैंक के इस अकाउंट के विच पैसे पाओ, तो तुसीं इसका पूरा रिकॉर्ड जिहड़ा वो जरूर रखो।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲੋ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो 2 ਫੈਕਟਰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਫੈਕਟਰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਬਾਰ ਰੱਖੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। OTP ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ OTP ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ OTP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਈਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਈਮੇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਨੇ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵਾਈਫਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵਾਈਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋ 4 ਦਿਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ। ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ DSP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਹ ਵੈਂਕੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਆਖਿਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ DSP ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗਿਰੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ DSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 15 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ 3-3 4-4 ਦਿਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾਇਆ? ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਕਾर्ड ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। सबसे पहले इस तरीके का डिजिटल अरेस्ट केसेस काफी ज्यादा आजकल रिपोर्ट हो रहे, तो इस पर्टिकुलर केस में हमें विक्टिम ने टाइमली हमें अप्रोच किया, तो इनफैक्ट वो एक लाइव टाइप यही था। हमने उनकी जो सस्पेक्ट्स है उनका भी वीडियो कैप्चर किया हमने।
उसके बाद जो है उनको इस हद तक लेके गए थे, ऑलरेडी उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए पैसा दे दी थी। उनको इनफैक्ट फ्लैट भी बेचने में मजबूर कर दिए थे। तो तब उनको काउंसिल किया हमने, ये सब नहीं करना, ये सब फेक है, इस तरीके से काउंसिल करके हमारा स्टाफ को भी बिठाया उन्होंने 2-3 दिन लगातार। हम जब भी इनकी कॉल आती थी सुनने के लिए, तो उसे लीड्स डेवलप करने के लिए। तो उसके बाद हमने ब्लॉक करा दी। वैसे तो ये हमें पता चला आईपी से, कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा है, व्हाट्सएप की आईपी से। तो फिर उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से जो इनिशियली कॉल आई, IVRS कॉल, उसकी जब हमने देखा तो वो लुधियाना से इशूड था सिम। सिम इशू से वहां पे पता करा, फिर वहां पे इशूड था, यूज हो रहा था मीरठ में, यूपी में। फिर टेक्निकल एनालिसिस करी हमने, बल्क में सिम्स यहाँ पे एक्टिवेट होके एक ही IMEI में वहां पे रन हो रहे थे, यूपी मीरठ में। तो आवर टीम वेंट एंड रेडेड यूपी मीरठ एंड वी गॉट फ्यू सस्पेक्ट्स देयर। उनसे पता चला ये सिम सारे लुधियाना से ला रहे हैं। एंड वहां पे सिम बॉक्स देखा हमने, ये सिम बॉक्स था, एक ही सिम बॉक्स में जो मीरठ में मिला उसमें 32 सिम एट ए टाइम डाल सकते हैं। तो भी थॉट दिस इज समथिंग न्यू एंड हमारी अभी तक की इसमें ये कुछ नया चीज लगा। तो फर्दर वहां के अरेस्ट के बाद एक परवेज चौहान को अरेस्ट किया हमने। तो उसके बाद पता चला ये और भी तरीके से ये लोग कर रहे हैं। एंड अमृतसर में भी इस तरीके से कुछ सिम बॉक्स रखी हुई है जो चाइना से स्मगल करके यहाँ पे लाया गया है। जी। तो ये पिछले ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन से इसी में ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 500 ਸਿਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ 500 ਸਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। किस तरह इन्हां दी हायरिंग जिहड़ी है ओह हुंदी है, जो लोग इत्थों इस तरह दे जो कह सकते हैं कि अपराध नूं अंजाम दिंदे ने? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिम्स तो यही से लोकल्स जो गलीबल लोग हैं जो ओरिजिनली सिम लेना चाहते हैं, सिम लेने के लिए जब जाते हैं, ये जो POS एजेंट से जो अरेस्ट किया है हमने, ये लोग पैसे के लालच में एक सिम 1500-2000 तक भी इन्होंने बेचा है। पैसे के लालच में इन्होंने जो जेन्युइन कस्टमर्स आते हैं इनके पास, तो उनसे ये लोग बोलते थे जब अपनी थंब इम्प्रेशन लगा के, अभी आज हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा, आप कल आइए करके बोलते थे। बिकॉज एक दिन में एक ही सिम इशू करवा सकते थे एक के नाम पे। तो वहां पे सिम इशू कर लेते थे ये लोग, अपने पास रख लिया, फिर अगले दिन जो कस्टमर दोबारा आते हैं उनको सिम दे देते थे आज काम कर रहे करके। तो कस्टमर को यहाँ पे कस्टमर के नाम से 2 सिम इशू हो गया, उनको लग रहा था कि एक ही सिम इशू हुआ है, वो मिसयूज्ड है। इस तरीके से इन्होंने सिम्स इकट्ठा किया है, मतलब एक ही बंदे ने नहीं किया है, मल्टीपल लोग। यहाँ पे 4 POS एजेंट को हमने अरेस्ट किया है। उन्होंने सारा इकट्ठा करके इस तरीके से पिछले जून जुलाई में इस तरीके से अलग अलग दाम में एक सोहेल नामक बंदे को बेचा। उसने फर्दर ये मीरठ में सिम बॉक्स में यूज करने के लिए उनको दिया। और इसी सोहेल ने अमृतसर में एक शुभम करके और एक लड़का है जो डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप के जरिए कंबोडियंस और चाइनीज के साथ टच में था, उसको भी 400 के आसपास सिम्स दिया उसने। वो तो एक रूम रेंट आउट करके वहां पे अपने अमृतसर में उसमें इलीगल एक्सचेंज ही बना दी थी। 6 सिम बॉक्सेस रख के, उस सिम बॉक्सेस में तो 256 सिम लग सकते थे एक इसमें, आपने देखा भी होगा। तो जी। उनके लिए उनको मतलब बंदे बाहर से आके कैश में पैसा देके गया उनको। तो और भी फर्दर कर रहे इसमें क्या लीड्स है इनके डिजिटल डिवाइसेस। अच्छा ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿजिटल ਅਰੈਸਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? जी बिल्कुल, हमने प्राइमा फेसी हमें इन्वॉल्वमेंट्स पाया है डिजिटल अरेस्ट, एंड बाकी साइबर क्राइम में भी ये सिम्स पाया गया है। अभी सारे इनफैक्ट ये सारे सिम्स को हम कुछ सिम्स इसमें ब्लॉक्ड भी है, बिकॉज जब से ही कोई कंप्लेंट होता है तो ब्लॉक भी करवा देते हैं पुलिस। तो हमारा MHA का I4C है, I4C, उनसे हमने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उनसे भी हम लोग शेयर कर रही है। वो इन्वॉल्वमेंट्स पता चल जाता है थ्रू आउट द कंट्री, जो भी लिंकेजेस है इस नंबर से
लिंक्ड, वो पता चल जाता है, वो सून हमें पता चलेगा। जी ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵੇਚ ਦਿਓ। जी, ये डेटा कई जगह से मिल रहे हैं इनको, ओपन सोर्स में भी काफी जगह से, मतलब डार्क वेब वगैरह से भी उठाते हैं। डेटा सेलर्स भी है कुछ लोग, जो डेटा हम लोग सोशल मीडिया में भी डालते हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी करते हैं लोग, जो ओपन प्रोफाइल्स रहते हैं उनका भी देखते हैं लोग। साथ साथ डेटा सेलर्स भी है जिनके जरिए हमें इनफैक्ट ये भी पता चला है, ये कंबोडिया वगैरह के जो साइबर डेंस है, स्कैम कॉम्पाउंड्स, एक्सेल शीट्स बनी हुई है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, विमेन के लिए, यंगस्टर्स के लिए, किस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी में इनको फंसा सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल यंग एम्प्लॉयज है, उनको तो अभी बताएंगे सेविंग्स करनी है, इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में, पिग बचरिंग स्कैम्स में उनको इन्वॉल्व करते हैं। सीनियर सिटीजन्स को इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट और आपके क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंश्योरेंस फ्रॉड्स, इस तरीके से। तो ये है, इनके पास डेटा आ जाता है, ये इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली, डेटा कहाँ से ये हो रहा है ऐसा। जी ਜੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ, 4 ਦਿਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਠੀ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 15 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 31 ਜੁਲਾਈ तक तुसी आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया। सो कड़ियां किवें जड़ियां ने वो जुड़ियां? जी, यहाँ पे हम एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये सिम बॉक्स का, इससे सिम्स जो कॉल्स ओरिजिनेट हो रहा है, IVRS कॉल्स एंड जो VoIP कॉल्स, उसकी बेसिस पे ये सारे अरेस्ट हुए हैं। अकाउंट्स जिसमें पैसा गया है वो अलग ट्रेल है, उस पर काम जारी है हमारा, इसमें और काम हमारा पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। तो अभी तक तो लिंकेजेस में थ्रू आउट द कंट्री, जैसा आपने पहले ही बताया था, I4C की ये लिंकेजेस पेंडिंग है, हमारी एनालिसिस पेंडिंग है। बाकी वी होप काफी इन्वॉल्वमेंट्स इसमें निकलेंगे, काफी चीजें निकलेंगी इस लेवल का। अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑन है एक्चुअली। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 36 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ बाद वो फ्रीज भी नहीं करवाते, मतलब बैंक दे विच जाके दसदे भी। इसीलिए हम लोग स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के मद्देनजर आजकल, जैसा हमारे एसपी मैम ने भी कल भी मीडिया कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करके इनके घर तक हमारे स्टाफ भी जाके, बिकॉज पुलिस स्टेशन वाइज हमारे सीनियर सिटीजन्स की लिस्ट है हमारे पास, उनको टारगेटेड अवेयरनेस के लिए उनके घर तक जाके पहुंचा रहे। बिकॉज हो सकता है वो लोग अखबार पढ़ते नहीं होंगे, हो सकता है वो लोग टीवी देखते नहीं है या सोशल मीडिया में भी एक्टिव हो, या बाहर भी कम निकलते होंगे, जहाँ पे यूजुअली हम लोग एड्स देते हैं एंड सोशल मीडिया में भी पोस्ट देते हैं एंड डेली हाई फुटफॉल प्लेसेस में हमारी अवेयरनेस कैंप्स भी लगते हैं, हमारी व्हीकल जाती बाकायदा। तो इसके लिए हम लोग काफी सेक्टर्स पे ऑलरेडी 5-6 सेक्टर्स में हमने कर रखा है, दिस इज ऑनगोइंग दिस थिंग। तो हम इस केस में भी जैसे 36 लाख आपने बताया, 36 लाख तभी हम होल्ड करवा पाए जैसे टाइमली उन्होंने गोल्डन आवर टाइप जो ये रहता है उसमें आए, बैंक के साथ मिलके हम बचा पाया। टाइमली बताना जरूरी है। दोबारा ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ।
ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ कोर्ट जी है वो इस तरह तो सम्मन भेज सकती है ऑनलाइन। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये लोग हाईली परसुएसिव कन्विंसिंग स्किल्स है इनके पास। बहुत ही इम्पोजिंग एटीट्यूड से पुलिस ऑफिसर्स बन के, जज बन के, काफी जगह फेक वारंट्स दिखा के, समन्स दिखा के, केस लिंकेजेस दिखा के इनको भ्रमित कर देते हैं। एंड साथ में सबसे पहले ये लोग ये कहते हैं ये चीज आप और हमारे बीच में रहना चाहिए, कहीं भी दूसरे सेकंड पर्सन को पता नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन रहती है। और नेशनल सिक्योरिटी और सीक्रेसी ये सब चीजों थोड़ा सा दिखा के इनको हिप्नोटाइज ही कर देते हैं एक तरीके से। तो आपकी बात सही है। एंड अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कोई भी एजेंसी इस तरीके से कोई डिजिटल अरेस्ट वगैरह करती नहीं है, वीडियो कॉल के जरिए ये सब करती नहीं है। सो 3 महीना लगातार हमारे टीएसपीस ने भी एमएचए की इससे लगातार कैंपेन भी चली। जब भी कोई कॉल करता था वो आवाज सुनाई देती थी, एड्स मतलब इस तरीके से साइबर फ्रॉड को लेके अवेयरनेस का। तो तब भी लोगों में अवेयरनेस की और ज़रूरत है। तो हम लोग भी अपने एंड से लगातार अवेयरनेस का भी ये कर रहे हैं। अवेयरनेस इज दी ओनली। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਲੋਕ ਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? क्योंकि जिन्ने भी तुसी हुण तक एक्यूज पकड़े ने उन्हां दी उम्र जिहड़ी है वो उस बारे भी जरूर जानना चाहांगे। ज़्यादातर उहदे विच यंग ने। बिल्कुल सही है आपका। इसको साइबर स्लेवरी कहा जा रहा है। एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कम से कम 20,000 के आसपास इंडिया से वहाँ पे ये साउथ ईस्ट एशियन स्कैम कॉम्पाउंड्स में काम कर रहे हैं। ऐसा उनको काम कोई और काम देंगे करके वहाँ पे भ्रमित करके लेके जाते हैं। फर्दर उनको वहाँ पे उनकी पासपोर्ट वीज़ा वगैरह लेके उनको फोर्स किया जाता है। दिस बीइंग कॉल्ड एज साइबर स्लेवरी। इनफैक्ट पिछले साल से अभी तक ऑलमोस्ट 3,000 लोगों को एमईए ने और एमएचए ने उनको वापस भी करा है। तो एक दोबारा अपील हम लोग कर सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कंट्रीज में जो भी जा रहा है तो ये लोग थोड़ा सा चेक कर ले प्रॉपर। तो ऐसा तो नहीं है ईजी मनी का चक्कर में जो भी एक्यूज ਤੁਸੀਂ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? नहीं, कुछ लोग मिले हैं, कुछ लोग, जैसा फॉर एग्जांपल 5 लोग जो अरेस्टेड है हमारा लुधियाना से, एक ही जगह के है, नालंदा से है, यहाँ पे आके ये लोग बसे हैं। यहाँ पे ये लोग सिम कार्ड के बिजनेसेस वगैरह में लगे हुए हैं। ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो इससे 15 सिम ले लिया, उससे 50 सिम ले लिया, ऐसा करके इन्होंने बाकी लोगों को बेचा है। एंड बाकी एक मीरठ का सोहेल जो सिम कार्ड्स कोरियर का काम करता था, वो शुभम अमृतसर वाले से मिला है। तो इंटरलिंकेजेस है। फोन के जरिए तो बात करते ही थे, पर्सनली भी मिले हैं लोग, पर्सनली भी मिले हैं जी। अच्छा ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ गिरफ्तारी हो चुकी है, हले और गिरफ्तारियां बाकी? वो बाकी है, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम लोग। उनके कुछ लीड्स मिले हैं हमें, तो तभी हमने मीडिया को भी कल भी दिखाया था। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ और उनके बारे में कुछ इनपुट मिल सकता है तो वो भी मिल जाता तो इट विल बी वेरी गुड। हमारे भी थोड़ा सा आसानी होगी इन्वेस्टिगेशन जी। कि पंजाब या हरियाणा ਦੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਹੋਏ। ਸੋ ਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਊਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। बिल्कुल, ये मल्टी स्टेट से इन्वॉल्व है। एंड ये खुद भी कुछ लोग विक्टिम्स है। जैसा ये वर्क फ्रॉम होम का एड देखता था शुभम, वर्क फ्रॉम होम देखा, ही गॉट मतलब ही क्लिक्ड इट,
उसको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया गया, फिर उसको पूरा सेटअप इन्होंने कराया है। कोई और से बंदा आके सेट करता है, रूम रेंट पे लेने के लिए इसको कहा जाता है। तो 25,000 30,000 उस जाल में फंसते हैं। बाकी लोगों को ये लोग इनसे क्राइम करवाते हैं, तो ये लोग भी क्रिमिनली बन जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनको भी लगता है ये आसानी है। तो बाकी स्टेट्स के साथ तो हम बिल्कुल साझा कर ही रहे, एंड I4C के थ्रू सारे कोऑर्डिनेशन होती है इसमें। तो बाकी डिटेल्स भी मांग रहे हैं, बाकी जगह से भी ऐसा कुछ है तो इनकी इनफैक्ट हम लोग सारी इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स या बाकी टेक्निकल चीजें भी शेयर करते हैं। बाकी स्टेट्स में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो लोग भी इनको प्रोडक्शन वारंट पे लेके जा सकते हैं। दे कैन आल्सो इन्वेस्टिगेट। जी वेंकट जी, जे 2022 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 39,925 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ। 91 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 60,676। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 339 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,23,672 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। 1935 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਨੇ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 17,718 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 210 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਮਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 15 ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਡਿजिटल ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? हाँ, यही एक चीज है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए ये बाहर चले जाता है, दुबई चले जाता है, चाइना चले जाता है, हांगकांग चले जाता है। तो जो गोल्डन आवर में जो कॉल करके जो बताते हैं एनफोर्समेंट एजेंसी को, वही चीज बच पाती है अभी तक का हमारे नॉलेज में। इसीलिए हम लोग बार बार 1930 CFCFRMS के बारे में अवेयर करते रहते हैं। वो क्रिप्टो वगैरह में जाके बाहर जाने के बाद मुश्किल ही है रिकवरी, सच्चाई तो ये है। जी जी बहुत शुक्रिया वेंकटेश जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਡਿजिटल ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਮੋਡਸ ਸਪਰੈਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜੋ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਕਰੀਬ 14 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ DSP ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਫੈਕਟਰ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ बचन? जी देखिए, ये तो काफ़ी हमारे बेसिक स्टेप्स हैं जो हम कर सकते हैं। इस तरह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने बताया और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करने के लिए आपने बताया, ये काफ़ी बेसिक स्टेप है जो एक हर कोई पर्सन को करने चाहिए। बाकी 2-3 और चीज़ें जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी हम किसी कैफ़े में जाते हैं, मान लीजिए आजकल रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट और कैफ़ेज़ में ओपन नेटवर्क का काफ़ी ज़्यादा चलन है। ये काफ़ी एक बेसिक अमेनिटी बन चुकी है कि ओपन नेटवर्क है, ओपन वाईफाई है, और हम बिना कुछ सोच समझे वहाँ पे अपने मोबाइल डिवाइस या फिर लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमें मालवेयर आ सकता है ओपन वाईफाई के थ्रू।
ज़रूरी नहीं है वो जिसका वाईफाई है वही मालवेयर डाल सकता है। अगर कोई भी पर्सन आपके साथ सेम नेटवर्क पर कनेक्टेड है तो वो भी आपके मोबाइल डिवाइस और लैपटॉप में मालवेयर डाल सकता है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम हर जगह जाके ओपन नेटवर्क यूज़ ना करें जब तक वो जो जगह है ट्रस्टवर्दी नहीं है हमारे लिए। सेकेंड चीज़, हम देखते नहीं है किसी भी साइट पर रजिस्टर करते टाइम, हम बस क्लिक करते चले जाते हैं एक्सेप्ट बटन पे। हम बहुत कम बॉदर करते हैं कि हम कोई चीज़ पढ़े कि क्या डेटा शेयर हो रहा है, क्या डेटा स्टोर हो रहा है हमारा। तो हमें वो पढ़ना चाहिए। पहली बात तो हमें हर जगह की कुकीज़ अलाउ नहीं करनी चाहिए। कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं उन पे आपको जाके अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम से कम देनी चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपकी ईमेल आईडी और जैसे आपका फ़ोन नंबर। ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हेलो, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ आपकी ਸੁਣ ਪਾ आवाज़ ਰਹੇ कट गई थी बीच में, फिर से रिपीट करेंगे प्लीज़। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਸ਼ੁਭਮ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। नहीं जी, देखिए वैसे तो ऐसे बहुत कम होता है कि किसी पर्सन को नहीं पता है कि वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है। कभी ना कभी एक न एक स्टेज पे जाके वो अंदाज़ा हमें लग जाता है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये इनको क्लिकबेट किया जाता है, इनको दिखाया जाता है कि महीने में देखिए हमने 5 लाख कमाए, 6 लाख कमाए, 7 लाख कमाए। इस तरीके से ही इनको लूर किया जाता है इन जैसे ऑफर्स में। अल्टीमेटली ये हमें भी देखना चाहिए किस तरह का काम है, हम किस तरह के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हम किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रही बात बुजुर्गों की, हमेशा एक टर्म है हमारे पास जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। उसका ये मतलब होता है कि किसी भी आपकी कोई भी कमी को एक्सप्लॉइट करना। मान लीजिए आपको कोई चीज़ से डरा के, जो आजकल जो अक्सर केसेस आते हैं डिजिटल अरेस्ट के आते हैं, उसमें हम डरा देते हैं कि आपके बच्चे यहाँ पकड़े गए हैं, या फिर हम बोलते हैं कि आपने किसी की ज़मीन हथिया रखी है। इस तरह करके वो डरा धमका के उनको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और वहाँ पे एक पर्सन की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बंद हो जाती है। अल्टीमेटली हमें उस चीज़ के लिए अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है। दूसरी बात, ये बुजुर्गों को ध्यान रखना चाहिए वो किसी भी अननोन नंबर पे अपनी बेफजूल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें। आपके घर में कितने सदस्य हैं, कौन कहाँ पे रहता है, आप किसके साथ रहते हैं, कौन सा आप नंबर यूज़ करते हैं, आप क्या करते थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी कंपनी को, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट अपना जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात, डिजिटल अरेस्ट नाम की तो कोई टर्म है ही नहीं है, तो उसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बाकी कुछ नंबर होते हैं जो +92 से शुरू होते हैं, वैसे जैसे इंडिया का है वो +91 है, बट जो बाकी कोड होते हैं आगे के +92 या फिर अनइवन कोड होते हैं, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर उस नंबर से किसी का कॉल आ रहा है तो हम तुरंत उसको कट कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें, और अगर हो सके तो हम रिपोर्ट करें। ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਆਦਿ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 17,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 200 ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 95 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਹਨਾਂ 17,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਪਾਈ, 14 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਮ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, WhatsApp ਕਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ
ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੀ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੀ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿए कि WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ Zoom ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ Skype ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ WhatsApp ਕਾਲ ਆਏ ਅਜਿਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲੀ ਇੰਨੇ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੈਟਿੰਗਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। देखिए व्हाट्सएप पे आजकल वैसे जिस तरह मैम ने अभी बताया कॉल पे कि व्हाट्सएप पे काफ़ी कॉल्स आती हैं और ये सही बात है। आजकल नॉर्मल कॉल से ज़्यादा हमारे पास व्हाट्सएप पे लिंक आते हैं कि आपके पास इतने ऑफर चल रहे हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए, आप इतने सस्ते में ये खरीद सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप की जो सेटिंग है फ़ोन के सेटिंग में जाके आप उसमें अननोन कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में सेव नहीं है तो आपको ना मैसेज कर सकते हैं ना कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ना आपके पास वो कॉल और मैसेज आएंगे, आप उनको शो ही नहीं होंगे व्हाट्सएप पे। सबसे पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर जो आप कॉल्स का ध्यान रखना चाहते हैं, आप पेरेंटल कंट्रोल काफ़ी सारी ऐप्स आती हैं जिससे क्या है आप अपने पेरेंट्स के या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जो भी फ़ोन में चल रहा है आप वो देख सकते हैं। आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी आज के टाइम में दिक्कत यही है कि हम एक दूसरे से घर में हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उसी दिक्कत की वजह से बहुत लोग फंसते भी हैं। तो हमें उनसे बात करनी चाहिए, हमें उन्हें समझाना चाहिए। और पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें कॉल रिकॉर्डिंग भी दिख जाती हैं, कॉल लॉग्स भी दिख जाती हैं, किस नंबर से कॉल आ रही है हमारे पास, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। जी ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਰਵੰਸ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਡ ਫੂਡ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ 95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨਾ ਫਰੋਡ, ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨਾ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਅਗਲਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਚਾਹੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਸਲ ਦੇ। ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ID ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਰਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखिए वैसे तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉ बना दिया है ये, जिस तरह हम मतलब कि यूजुअली जो हम आधार कार्ड एज आइडेंटिफिकेशन यूज़ करते हैं वो या तो हम होटल्स में चेक इन करते टाइम यूज़ करते हैं या फिर हम जब कहीं ट्रैवल करते हैं हम तभी यूज़ करते हैं। बट अब इंडियन गवर्नमेंट ये लॉ बना दिया है कि हमारे पास एक ऑप्शन है सिक्योर्ड आधार कार्ड का, जो हम कोई भी पर्सन जो है ऑनलाइन वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। उसके ऊपर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, फिलहाल के लिए क्या है हमारी सारी इन्फॉर्मेशन विजिबल होती है, बट जो एक सिक्योर्ड आधार कार्ड है उस पर आपकी काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है आधार कार्ड पे, ताकि अगर आप किसी को देते भी हैं एज अ आइडेंटिटी प्रूफ देते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है चोरी ना कर सके। दूसरी बात, अगर आपको कभी भी कॉल आते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए हैं, ये आपका आधार कार्ड नंबर है, ये सारी झूठी कॉल्स होती हैं, किसी के पास भी आपका आधार कार्ड नंबर सीधा नहीं पहुंचता है।
तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई आधार कार्ड नंबर बता के या फिर पैन कार्ड नंबर बता के आपको डराना धमकाना चाह रहा है तो वो एक फेक कॉल है। बाकी तो सिक्योर्ड आधार कार्ड का इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी लॉ निकाल चुकी है कि हमें मैंडेटरी नहीं है कि जो हम पहले से दिखाते थे हमें वही दिखाना है। हम सिक्योर्ड आधार कार्ड दिखा सकते हैं जिसपे हमारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो हिडन होती है। ये जो सिक्योर आधार कार्ड है वो कितों डाउनलोड किया जा सकता है? वो आप गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह हम नॉर्मल आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं वैसे ही आपको वो ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ वही है, ਜਾਂਦਾ ਹੈ सिर्फ ਪਰ आपको ਉਹਦੇ अपना ਵਿੱਚ नंबर ਥੋੜੀ पाना है, डिटेल्स आधार नहीं कार्ड नंबर ਹੁੰਦੀਆਂ। पाके आपके पास OTP आता है। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं मंडी गोविंदगढ़ से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी रविंदर कुमार है मेरा नाम। जी रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, मेरे को फोन आया था परसों फोन आया था सुबह 11 बजे जी। तो मतलब उन्होंने जब हूँ किसी का कॉल आता है हमारे का क्या पता भी कि लोकल कॉल है, कहाँ कहाँ से कॉल आ रही है। हाँ जी तो हमने अटेंड कर लिया। तो मैं सीनियर सिटीजन हूँ, जी। पता नहीं नंबर मेरा कैसे उन्होंने लिया, नंबर कहाँ से लिया ये है। तो मेरे को बोलते हैं ये जैसे 3 बच्चे हमने पकड़े हैं, ये आपका बच्चा भी साथ में मिल गया था। वो उसको बहुत बहुत रोने लग गया, उसको मतलब डरा हुआ है वो। अच्छा अच्छे घर का बच्चा लगता है मतलब ऐसे 2.5 लाख रुपया पा दो बैंक में, हम उसको बच्चे को साइड पे करके उसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी। हैं हाँ, मतलब उसको मेरे काफी डरा दिया उन्होंने। फिर मैंने अपने बेटे को फोन किया, फोन नहीं करना देखो, आप करना फोन, मेरा काटना भी नहीं है। तो मुझे ऐसे बोलने लगा चलो 2.5 लाख जितने उतने रुपये डाल दो हमारे को, मतलब जल्दी करो फिर हम पर्चा छोड़ देंगे, नहीं तो उनका पर्चा कट जाएगा जी। हमने 3 बच्चे को पकड़ा हुआ है, उसका पर्चा भी हमने काटा हुआ है। रविंदर जी, हमेशा अर्जेंसी दिखाते होंगे कि बहुत एमरजेंसी है। अच्छा, उस तो बाद फिर तुसी की किया? मतलब काफी मतलब उन्होंने मतलब कुछ डर गया था। फिर कहते आप अपने बच्चे के साथ बात करो। मैं कहा ठीक है हाँ। फिर उन्होंने बच्चे से बात कराई, बच्चा रोने लग गया कि मेरे को बचा लो जी, मेरे को बचा लो, मेरे को ये बहुत तंग कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ ऐसे मतलब फिर माँ प्यो का कुछ दिल तो दहल ही जाता है जी। फिर कहने लगे अभी आपके पास कितने में गई, हमारे पास बैंक में तो कुछ होता नहीं है जी। हमारी खर्चा होनी घर में होता है। अच्छा रविंदर जी, वो तो मैं समझ गई कि बहुत सारी भूमिका उन्होंने बनाई, पर आखिरकार होया की? तुसी कॉल डिस्कनेक्ट करता या फिर अपने बच्चे नु कॉल किया या फिर तुसी ट्रांजैक्शन जिहड़ी ओ करती 2.5 लाख दी? नहीं मैं नहीं डाली। मेरे को बोला घर पे 20 पर घर कितना टाइम लगेगा? मैं कहा 15 मिनट को लगेंगे, घर होता नहीं किसी का है। तो वो बोला भाई मेरी कॉल काटनी नहीं, मतलब आप ऐसे ही जाओ फटाफट पैसे लेके, जहाँ मैं बोलूंगा वहाँ तुम डाल देना पैसे हैं। मैंने अपने ऑफिस के सामने ऑफिस से बात की, उसके फोन से मैंने बात करवाई। तो बेटा कहना कुछ नहीं फोन कर दिया, उसके बाद फिर इसका फोन नहीं आया। अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया रविंदर जी ये दसन दे लई, क्योंकि तुहाडे इस जानकारी तो बाद बहुत सारे लोग जागरूक होंगे कि किस तरह कॉल जिहड़े किते जांदे हैं। सो रविंदर जी जिहड़े जुड़े हुए सी मंडी गोविंदगढ़ तो वो दस रहे सीगे कि उन्हां नूं इह कहा गया कि तुहाडे बच्चे नूं 3 बच्चे मिले ने, उन्हां विच तुहाडा बच्चा भी है ते तुसीं पैसे ट्रांसफर कर दो। 2.5 लाख रुपए जिहड़े वो मंगे गए इन्हां तो। बच्चे की आवाज़ तक सुनाई गई, बच्चा कह रहा है मैनू बचाओ। सो तुम समझ सकते हो कि किहड़े तरीके जिहड़े वो अपनाए जा रहे हैं ताकि तुहानू जिहड़ा है तुहाडे नाल ठगी जिहड़ी वो की जा सके। सो रविंदर जी दस रहे थे कि मैनू कहा कॉल ना डिसकनैक्ट करियो, पर उन्होंने समझदारी दिखाई तो गल जिहड़ी वो की अपने जिहड़े बैंक के जिहड़े ऑफिसर सी उन्हां दे नाल, अपने कोलीग्स दे नाल, अपने बेटियां दे नाल, ते उस तो बाद वो इस ठगी तो बच गए। सो होर भी व्यूअर साडे नाल जुड़े हुए हैं। सत श्री अकाल जी, कित्थों बोल रहे हो, की कहना चाह रहे हो? हाँ जी मैडम जी, मैं प्रीतपाल सिंह बोल रहा जी भोगपुर तो। हाँ जी अमृत जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैडम मेरा इस तरह आ जिदा ना मैं एयरटेल का अपना टीवी चार्ज करवाने तो मैंने
जो चार्ज कराना था, एक्चुअल मैंने उसका चेंज करवा दिया था वाइफ के नाम पर और मेरा पुराना नंबर था। जी तो जब मैंने ऑनलाइन रिचार्ज करना था, गलती से मैंने पुराने नंबर पे रिचार्ज कर दिया, बल्कि वो नंबर मेरा बंद हो चुका था। हाँ जी तो जब मैंने एयरटेल वालों से बात कराया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपका चेक करते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे। जी तो उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे को नेक्स्ट डे फिर कॉल आ गया, भी हम एयरटेल से बोल रहे हैं और आपने ये प्रॉब्लम बताई थी, हम आपके पैसे रिफंड कर रहे हैं, तो आप कुछ डिटेल्स हमारे को दे दो। तो मैंने जी। उनको डिटेल्स वगैरह दे दिया, बैंक का जो जो उन्होंने मांगा। मैं कहा चलो अकाउंट में जो पैसे डाल देंगे, मैंने ये डिटेल दे दिया उनको, एटीएम का डिटेल दे दिया। तो लेकिन उन्होंने 40,000 रुपये मेरे से निकाल लिए। तो मेरे कहने का मतलब था कि जब हमने एयरटेल वालों को कॉल किया हाँ जी रिचार्ज के लिए, इनको कैसे भी पता चल जाता, जब एयरटेल में उनमें बंदे ऐसे होते हैं जो फ्रॉड करते हैं। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 500 ਸਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤਰੀਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਊਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? मैं दीपक पल्ला बोल रहा मैडम। हाँ जी पल्ला साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी मैडम, मेरे पास में अभी कहने 15-20 दिन पहले 2-3 बार मेरे को फोन आया कि आपने किसी मनप्रीत लेडीज ने लोन ले रखा है 20,000 रुपए का, उसने लोन भरा नहीं है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं हूँ तो मैं पटियाला का। मैंने कहा मैं जीरकपुर से बोल रहा हूँ। कहते हम चंडीगढ़ से बोल रहे हैं, एसके कोई कंपनी है वहाँ से लोन ले रखा है 20,000 का, आप भर दो नहीं तो हम आपके वारंट भेज देंगे। मैंने कहा जो कर रहे कर लो। चलो एक दिन की बात निकली, अगले दिन फिर फोन आया। मैंने उनके दोनों जो नंबर से फोन आया था मैंने वो नंबर लिख लिए। फिर अगले दिन फोन आया, कहते आपने कहने हमें बताया नहीं, आपने पैसे देने हैं नहीं देने, आप मनप्रीत के कौन लगते हैं? मैंने कहा जब मेरी शादी नहीं हुई तो मनप्रीत कहते आपकी बीवी है। मैं कहा मेरी शादी नहीं हुई। मैंने कहा मैं क्या 2 दिन पहले तो मैंने नंबर लिया है। कहते जी हमारे पास 2 दिन पहले ही कहने उन्होंने लोन लिया था और उसका ये नंबर आपका इशू हुआ पड़ा है, भी इस नंबर पे आपको ओटीपी आया होगा। मैं कहा पर ये नंबर तो मैंने 2 दिन पहले लिया है, कैसे ओटीपी आ गया? कहते नहीं जी आपको देना पड़ेगा, कहने नहीं तो 20,000 दो, नहीं तो आपके हम कहने वारंट निकलवा देंगे। मैंने कहा अब अगर हमारे को दोबारा कॉल करोगे तो हमने आपका साइबर कहने कैफे में पुलिस डिपार्टमेंट पे कंप्लेंट कर देनी है। उसके बाद मेरे को नंबर फोन नहीं आया। ਪੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵੋਇਡ ਥੀਸ ਕਾਲਸ, ਅਲਰਟ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। स्टेप्स देखिए, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इन चीज़ों से बचा सकती हैं। पहली बात तो वही है कि आप व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके अननोन कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक कर दीजिए ताकि आपको किसी भी अननोन नंबर से कोई भी ऑफर के ज़रिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए मैसेज ना आ सके और कॉल ना आ सके। दूसरा, आपको हमेशा चेक करना है कभी भी आपको नॉर्मल कॉल आ रही है तो वो +91 के अलावा किसी भी नंबर से अगर शुरू हो रही है तो आप वो कॉल ना उठाए। हो सकता है वो इंटरनेशनल कॉल हो या फिर हो सकता है वो जिस तरह इस लेटेस्ट केस में पकड़े गए हैं सिम बॉक्सेस या फिर सिम बैंक के थ्रू कॉल आई हो, तो वो आप कभी ना उठाएं। दूसरी चीज़, आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, आप पहले देखिए कि वो वेबसाइट लेजिट है कि नहीं है, वो लीगल है कि नहीं, अप्रूव्ड है कि नहीं है, सिक्योर है कि नहीं है। आप वो हमेशा चेक कीजिए। आप हम हर जगह अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना नाम दे सकते हैं पर नंबर, आधार कार्ड नंबर और अपना ईमेल आईडी वगैरह आप कम से कम कोशिश कीजिए कि आप ना दें।
दूसरी बात, अगर जो आपके साथ कभी फ्रॉड हो जाता है जाने अनजाने में, मान लीजिए इस तरह हम कॉल पे हैं, तो अक्सर कई केसेस आते हैं कि हम किसी के साथ कॉल पे हैं तब भी ट्रांजैक्शन कट जाती है। सबसे पहले स्टेप आपका ये रहना चाहिए, आपने कॉल कट करके अपने कार्ड जो है वो ब्लॉक करवाने हैं। कार्ड्स ब्लॉक करने काफ़ी इजी हो चुके हैं आजकल, जो भी आपके बैंकिंग ऐप्स वगैरह हैं, आप उनमें से बस एक क्लिक के ऊपर अपना आप कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप उनका फ्लो रोक दीजिए पैसे का। दूसरी बात, जब आपके ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं जो, आप उसके लिए ऐप के जरिए ही, जो बैंक की ऐप है उसके जरिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर एक लिखित कंप्लेंट जाके आप बैंक के अंदर दे सकते हैं। वो बस आपसे एक साइबर सेल के कंप्लेंट की कॉपी मांगेंगे, वो आप ऑनलाइन भर के आप उसके फोटो भी साथ में एक पेस्ट कर सकते हैं, ताकि जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो दूसरे बैंक अकाउंट में जाने से पहले वो ही रिवर्स कर दें, या फिर जिस भी बैंक अकाउंट में वो जा रही थी वो उससे आगे कहीं और ना भेजें और उसको फ्रीज कर दें। उसमें आपके पैसे बच सकते हैं। इसको हम क्रूशियल आवर बोलते हैं। ये वो होता है कि जब मान लीजिए आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है तो उसके नेक्स्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर इसके बीच में आप ये स्टेप उठा सकते हैं। ਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਆਵਰਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।